Hello dear student, welcome to come back in online classes of DDIC प्रयागराज महाराजगंज। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनेकाक्षर शब्दों का कुछ टिप्स दिया था। पुनः उसी कड़ी को लेकर मैं आगे के कुछ शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि इसे भी आप भली प्रकार से समझ करके अपने मन मस्तिष्क को और अच्छा निखार देंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले उस चैप्टर जिस पर हमने पिछले दिनों जो है छोड़ा था, आपको एक जो है नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने है। वही अनेकार्थक शब्द टॉपिक है आज भी, और सबसे पहला शब्द है मोक्ष। हम जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि मोक्ष का अर्थ ही होता है छुटकारा। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? छुटकारा। छुटकारा, मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। छुटकारा मैंने किसी कार्य से मुक्त होना, तो हम मुक्त भी लिख सकते हैं। मोक्ष का क्या हो गया? मुक्त। मोक्ष का अर्थ हो गया मुक्त। तो दो शब्द आपको मिल गए मोक्ष के, एक छुटकारा और दूसरा मुक्त। जैसे कोई किसी के हम बंधक बना हो, तो जब उसको छुटकारा किया जाता है, जब उसको मुक्त किया जाता है, तो कहा जाता है कि उसको मोक्ष कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया, उसका छुटकारा कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द आपके सामने हम रखने जा रहे हैं बच्चों, वह है मोक्ष का तीसरा अर्थ स्वर्ग। स्वर्ग, ठीक। हम मोक्ष का अर्थ स्वर्ग से भी लेते हैं, जन्नत से भी लेते हैं। कि जो है सब लोग कामना करते हैं ईश्वर से, प्रभु से, कि हे प्रभु आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिएगा, आप मुझे जन्नत दीजिएगा, आप मुझे स्वर्ग की ओर ले जाइएगा, आप मुझे स्वर्ग। तो मोक्ष का एक और अर्थ बन गया आपके सामने स्वर्ग। तो मोक्ष का छुटकारा लेना, मुक्त होना, स्वर्ग प्राप्त करना, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये दूसरा एक शब्द आया है आपके सामने, कमल। तो कमल का अर्थ आप जानते हैं, सीधा सा स्पष्ट जानते हैं, कमल का अर्थ होता है जलज। जलज माने जिसका जल में निवास स्थान है, जल से पैदा हुआ, जल में ही रहता है, लेकिन जल उसके ऊपर जो है नहीं रुकता, वो है जलज। आपने देखा होगा कमल को, कमल के ऊपर पानी की एक बूंद भी रुकती नहीं है, ऐसा है जलज। तो कमल का अर्थ हो गया जलज। जल से पैदा हुआ, जल में ही रहता है, लेकिन जल उसके ऊपर नहीं रुकता, जल से किनारे हो जाता है, ऐसा है जलज, ठीक है बच्चों। अब आइए, जलज के अलावा कमल का दूसरा रूप क्या है? तो एक कमल का अर्थ होता है मोती। कमल का दूसरा अर्थ क्या हो गया? मोती। आप जानते हैं मोती कहाँ निकलता है? मोती सागर से निकलता है। सागर की गहराई में मोती रहता है, और गोताखोर के जरिए, अन्य संसाधनों के जरिए सरकारें सागर से मोती लाती हैं, और वह कीमती मोती हम विपणन के क्षेत्र में, मार्केट में लाते हैं, और उस मोती से हम मोती की माला भी बनाते हैं। तो कमल का दूसरा अर्थ क्या हो गया? मोती। कमल का दूसरा अर्थ क्या हो गया? मोती। और तीसरा कमल का अर्थ है सेवाग। सेवाग को आप जानते हो, कमल का तीसरा अर्थ है सेवाग। सेवाग को जो है शैवाल भी कहते हैं, जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा शैवाल। तो ये सेवाग जो है ये देशज शब्द है, और शैवाल आप जानते होंगे, ये एक प्रकार का जो है जल और नमी जहाँ पनपती है, वहाँ पे शैवाल उगते हैं और वनस्पतियों की श्रेणी में आते हैं। तो ये सेवाग, एक कमल का अर्थ क्या हो गया? सेवाग। और एक कमल का और अर्थ होता है संघ। क्या होता है? संघ।
होता है शंख। तो अब आप देख लीजिए कमल के 4 उदाहरण हैं। शंख के बारे में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। शंख क्या है? तो शंख आप जाहिर सी बात है आप देखते होंगे, शंख जो है हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उसका प्रयोग करते हैं। वैदिक विद्वान शंख को बजाते हैं। आपने अगर प्राचीन सभ्यताओं में देखा होगा, पुराने समय में देखा होगा, तो भगवान कृष्ण के पास एक शंख था जिसका नाम था पांचजन्य। कौन सा शंख था? पांचजन्य। भगवान कृष्ण जब अपने साथ शंख जिस शंख को रखते थे उसका नाम था पांचजन्य, और पांचजन्य शंख का उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने कार्यकाल में। आपने देखा होगा बहुत सारे पहले के योद्धा महावीर शंख का इस्तेमाल करते थे। आज भी वो शंख का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रारंभ के समय में अध्यायों की समाप्ति पर हम शंख का वादन करते हैं, शंख को बजाते हैं। और शंख की ऐसी मान्यता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के सभी प्रकार के अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं और हर जगह सर्वत्र मंगलमय जो है वातावरण बन जाता है। तो एक कमल का क्या हो गया? शंख। एक कमल का क्या होगा? शंख। आइए द्विज। द्विज के बारे में जाना, तो द्विज का एक अर्थ होता है पक्षी। द्विज का क्या अर्थ होता है? पक्षी। द्विज का अर्थ होता है पक्षी, चिड़िया। द्विज का अर्थ है पक्षी, चिड़िया, खग। एक द्विज का क्या अर्थ हो गया? पक्षी, चिड़िया, खग। ठीक, चिड़िया तो हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार की चिड़िया, तो सभी प्रकार की चिड़िया को हम कह सकते हैं कि एक द्विज जो है वृक्ष की डाली पर बैठा है, एक पक्षी वृक्ष की डाली पर बैठा है, एक खग वृक्ष की डाली पर बैठा है। हम विभिन्न रूपों में दो द्विज का अर्थ हो गया पक्षी। ठीक, दूसरा द्विज का अर्थ हो गया दांत। दूसरे द्विज का क्या अर्थ हुआ? दांत। दूसरे द्विज का अर्थ हो गया दांत। हम लोगों के पास दांत है, अन्य लोगों के भी पास दांत है, बहुत सारे प्राणियों के पास दांत है। तो हम द्विज को दांत भी कहेंगे। कह सकते हैं कि सामान्यतया माना गया है कि मनुष्य के पास 32 द्विज होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो द्विज का अर्थ क्या हो गया? दांत। ठीक, समझ गए? इसके अलावा हम द्विज का अर्थ है ब्राह्मण से भी लगाते हैं। द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। कहते हैं द्वारे पर एक द्विज पधारे, द्वारे पर एक द्विज पधारे हैं, भिक्षाटन की अपेक्षा है, भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं, लेकिन है कौन? द्विज है, ब्राह्मण। तो द्विज का अर्थ क्या हो गया? ब्राह्मण। ठीक, और इतना ही नहीं, द्विज के और भी अर्थ हैं। द्विज का अगला अर्थ है, यानी चौथा अर्थ है क्षत्रिय। क्षत्रिय। द्विज का एक अर्थ क्या हो गया? ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण तो है ही, द्विज का एक अर्थ क्षत्रिय भी है। द्विज का एक अर्थ क्या है? क्षत्रिय। तो द्विज का एक अर्थ हो गया क्षत्रिय। और एक और भी आपके सामने रख रहे हैं। द्विज का पांचवा अर्थ हो गया है वैश्य। क्या हो जाएगा? वैश्य। द्विज का पांचवा अर्थ बन गया वैश्य। तो अब आपके समझ में भली प्रकार आ सकता है कि जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज के जो है अर्थ निकलते हैं, वहीं पक्षी और दांत का भी अर्थ जो है बनता है। तो द्विज एक ऐसा शब्द है जिससे सबसे अधिक अनेकार्थक शब्द आपके साथ। ठीक, अगला है नग। अगला क्या है? नग। तो नग हम जानते हैं, सबसे पहले नग माने होता है नगीना। नग मीन्स नगीना। नगीना, नगीना जानते हैं? नगीना जो तमाम सारी अंगूठी ज्वेलर जो है बेचता है, जौहरी बेचता है,
ये सोने चांदी की दुकानों पर नग युक्त जो है अंगूठी बिकती है, तो उस नग को हम क्या कहते हैं? नगीना कहते हैं। अंगूठी में नगीना लगती है, ठीक है। एक गीत भी आपने सुना होगा कि अंगुली में अंगूठी और अंगूठी में नगीना, अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो अंगूठी में क्या होता है? नगीना। और बहुत सारे आजकल कड़े भी आते हैं, ज्वेलरी के दुकानों में बहुत सारे कड़े भी आ रहे हैं जिसमें नग लग रहे हैं, जिसमें नगीना लग रहा है। तो नग का अर्थ आपने समझ लिया? नग की अर्थ समझ में आया? नग का अर्थ क्या हो गया? नगीना। तो नग का क्या अर्थ हो गया? नगीना। और एक नग का अर्थ होता है वृक्ष। एक नग का क्या अर्थ होता है? वृक्ष। एक नग का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। वृक्ष माने पेड़। एक नग का क्या अर्थ होता है? वृक्ष। तो वृक्ष तो आप समझ रहे हैं, पेड़। वृक्ष को क्या समझ रहे हैं? पेड़। पौधा नहीं, वृक्ष। पौधा तो छोटा होता है। पौधा और पेड़ और पौधे में अंतर समझ रहे हैं? जो पौधा जिसका हम रोपण करते हैं वो पौधा होता है, छोटा सा होता है, निकलता है तो भी पौधा कहलाता है, रोपण होता है छोटा सा पौधा। लेकिन हम कभी जब उस पौधे को सिंचाई, गुड़ाई, उसका उचित देखभाल जब कर देते हैं तो वो पौधा आगे चलकर वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो अब तो आपके सामने एक मैंने अच्छी बात रख दिया कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर है। पौधा छोटा और पेड़ बड़ा। तो वृक्ष, नग का अर्थ पौधा नहीं, नग का अर्थ क्या हुआ? वृक्ष। और एक नग का अर्थ और निकलता है, नग मीन्स होता है पर्वत। नग मीन्स क्या होता है? पर्वत। एक नग मीन्स पर्वत होता है, ठीक। जैसे हिमालय संसार का विशालकाय नग है। हिमालय संसार के क्या है? एक विशालकाय नग है। या हिमालय नग की एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न बन सकता है कि एवरेस्ट किस नग की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जवाब होगा कि एवरेस्ट हिमालय नग की सबसे ऊंची चोटी है। तो नग मीन्स हो गया पर्वत। नग मीन्स क्या होगा? पर्वत। तो नग का 3 अर्थ आपके सामने हुई। नाग एक शब्द है जो आपके सामने मैं रखा हूं। नाग अमूमन आप जानते हैं, नाग का मतलब सर्प। नाग का मतलब सर्प, और सर्प का मतलब आप जानते हैं सांप। जैसे बहुत लोग जो है बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम खेत से लौट रहे थे तो फला मोड़ पर एक नाग देवता का दर्शन हो गया, कहते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ जाता है कि लग रहा है कोई सर्प इनसे मिल गया। तो वो पूछ पड़ता है कि नाग देवता विषैले जो है प्रजाति के थे या सामान्य प्रजाति के थे? तो अगला फिर जवाब देता है कि नहीं, विषैले प्रजाति के थे, गेहूं थे, अपना हन जो है खड़ा करके जो है फूंकार लगा रहे थे। तो नाग का अर्थ क्या हो गया? सर्प। नाग का अर्थ सर्प। अगला है नाग का एक दूसरा अर्थ आपको हम बताते हैं। नाग का दूसरा अर्थ है हाथी, एलिफेंट, हाथी। नाग का दूसरा अर्थ है हाथी। हाथी आप जानते हैं विशालकाय प्राणी, एक विशालकाय वन्य पशु हाथी, जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो उसको भी हम नाग कहते हैं। और आप जानते हैं जिस प्रकार से नाग सर्प में मणि पाया जाता है, उसी प्रकार से हाथी में गजमोती पाई जाती है, ठीक। तो नाग का अर्थ सर्प और नाग का अर्थ आपको मिल गया हाथी। आइए इसके बाद का जो शब्द है पत्र। पत्र सामान्य ढंग से हम आप जानते हैं कि पत्र मीन्स होता है चिट्ठी, लेटर। सामान्य ढंग से हम जानते हैं कि पत्र मीन्स चिट्ठी होता है, लेकिन वास्तव में चिट्ठी भी अनेक प्रकार का होता है।
पत्र भी अनेक प्रकार का होता है, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, यहाँ तक हम अखबारों को भी समाचार पत्र कहते कि नहीं कहते हैं। तो बहुत सारे पत्र हैं। तो पत्र मीन्स चिट्ठी। पत्र मीन्स क्या होता है? चिट्ठी। पत्र मीन्स होता है चिट्ठी। तो हमने पत्र का एक अर्थ समझ लिया, चिट्ठी, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी हम आपके सामने रखते हैं। पत्र मीन्स पत्ता। पत्र मीन्स पत्ता। तो दूसरा भी हम लिखते हैं, पत्र मीन्स पत्ता। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बहुत सारे पत्र को, जैसे बेल पत्र। महाशिवरात्रि का जब समय आता है तो घर घर में लोग जो है पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई बेल पत्र का प्रबंध कहाँ से होगा। तो बेल पत्र का मतलब कि बेल का पत्ता, और बेल पत्र का प्रबंध करके कहते हैं लोग कि ताम्र पत्र में रखना। तो ताम्र पत्र, ताम्र माने तांबे का, पत्र माने पत्ता। अब तांबे का पत्ता क्या होता है? तांबे का पत्ता का मतलब एक तांबे का बर्तन। तांबे का बर्तन वो ट्रे हो सकता है, तांबे का वो बर्तन थाली हो सकती है। तो बेल पत्र को ताम्र पत्र में रखते हैं। तो पत्र मीन्स पत्ता। पत्र मीन्स पत्ता। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं भोजपत्र, भोज का पत्ता। तो बहुत सारे जो है पत्ते में हम इस्तेमाल करते हैं, और उस पत्ते को हम पत्र भी कहते हैं, जैसे ताम्र पत्र, बेल पत्र, भोज पत्र हो गया। तो पत्र का अर्थ ही हो गया पत्ता। एक पत्र का अर्थ वहां चिट्ठी हुआ, वहीं एक पत्र का अर्थ पत्ता हुआ। ठीक। अगला है पक्ष। पक्ष मीन्स पक्ष। पक्ष मीन्स पक्ष। अब आप जानते भी हैं कि गांव में लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि कौन सा पक्ष चल रहा है। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष कहते हैं। तो अपने आप में एक महीने में दो पक्ष होते हैं, और इस दो पक्ष को हम कह सकते हैं दो पक्ष होते हैं। एक महीने में दो पक्ष होते हैं। तो पक्ष का अर्थ क्या हो गया? पक्ष। पक्ष का अर्थ क्या हो गया? पक्ष। और आप जानते भी हैं कि एक महीने में सामान्यतः औसतन 30 दिन हम मानते हैं। तो अब एक पक्ष का मतलब क्या हो गया? 15 दिन। तो हम दूसरा अर्थ भी यहां लिख सकते हैं कि पक्ष माने 15 दिन। पक्ष माने 15 दिन। पक्ष माने 15 दिन। तो एक पक्ष का अर्थ पक्ष हो गया, और एक पक्ष का अर्थ हो गया 15 दिन। ठीक। और एक पक्ष और भी मैं आपके सामने रखता हूं, उसको भी भली प्रकार से आप सभी समझ लो। एक पक्ष का अर्थ होता है तरफ। क्या होता है? तरफ। और लोग कहते हैं कि आप किसी तरफ से खेल रहे हो। तो कोई कहता है मैं यूपी की तरफ से खेल रहा हूँ, कोई कहता है मैं दिल्ली की तरफ से खेल रहा हूँ। तो पक्ष का एक अर्थ क्या हो गया? तरफ। आप ये भी जानते हैं कि जो है मुकदमे जब कोर्ट में सुने जाते हैं तो उसमें भी होता है कि किसके पक्ष के आप वकील हैं, किसके तरफ के वकील हैं, वादी के या प्रतिवादी के। वादी कौन है? वादी जो मुकदमा दाखिल करता है। प्रतिवादी कौन है? जो मुकदमा का जवाब देता है, अपना सबूत देता है, अपना जो है गवाही देता है, अपनी बात कहता है। उनके जवाब में, किसके? वादी के जवाब में प्रतिवादी जो अपना जो है जवाब देता है, अपनी बात कहता है, तो उसको प्रतिवादी कहते हैं। तो मुकदमे के दौरान न्यायालय में भी दो पक्ष होता है, दो तरफ होते हैं, एक वादी का तरफ और एक प्रतिवादी का तरफ। इसी तरह से खेलों में भी आप जानते हैं, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो कबड्डी हो, कोई भी जो है खेल भी अगर है तो उसमें भी पक्ष होते हैं, दो पक्ष, एक प्रथम पक्ष और एक द्वितीय पक्ष। उन पक्षों में जो है खेल होता है, तो हम उसको पक्ष को क्या समझ लिए? तरफ।
तो पक्ष का एक और अर्थ मिल गया तरफ। अगला है पतन। पतन के बारे में हम जानते हैं, एक पतन होता है जो खेल सामग्री के रूप में इस्तेमाल होता है, खेल सामग्री है पतन, खेल सामग्री है। उड़ने वाला खेल सामग्री ऐसा जो उड़ने वाला, ऐसा खेल सामग्री जिसको हम उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमारे देश के कुछ राज्यों में पतंगबाजी भी की जाती है। लोग अपने अपने घरों, छतों और खेल मैदानों से पतंगबाजी करते हैं। तो उस पतंग को हम खेल सामग्री के रूप में, उड़ने वाला खेल सामग्री के रूप में जानते हैं। एक दूसरा पतंग होता है जिस पतंग का अर्थ है आपका पतंग मकोड़ा। दूसरा अर्थ क्या है? मकोड़ा। मकोड़ा हम कहते हैं, एक पतंग को हम मकोड़ा कहते हैं। अब मकोड़ा अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, मकोड़ा का अर्थ है उड़ने वाला कीड़ा। मकोड़ा का अर्थ क्या है? उड़ने वाला कीड़ा। और उड़ने वाला कीड़ा कौन होता है? सामान्यतः आपने देखा होगा जब बरसात का दिन आता है, बरसात के मौसम आते हैं, तो उस बरसात के मौसम में तमाम सारे कीड़े पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होकर उसके करीब चले जाते हैं। अब कौन सा प्रकाश हो, जैसे बल्ब जल रहा हो, चाहे वो जो है लैंप हो, चाहे वो लालटेन हो, कोई भी प्रकाश मुझे जब दिखता है तो पतंगे पंख के सहारे वहां तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो बिजली के खंभे पर जलता हुआ स्ट्रीट लाइट हो, पथ प्रकाश, या फिर घरों में जलता हुआ लैंप, तो पतंगे उसकी तरफ जो है पहुंचते हैं और पतंगे जो है इतने उसके स्नेह से वशीभूत हो जाते हैं कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो ऐसे पतंग को हम मकोड़ा कहते हैं। ऐसे पतंग को क्या कहते हैं? मकोड़ा कहते हैं। इसीलिए जीव विज्ञान में भी बताया गया है कि कीट और पतंग दो की बात की गई है। तो कीट माने कीड़े और पतंग माने मकोड़े। तो पतंग का एक नया आपको जो है अर्थ मिल गया, मकोड़ा। पतंग का अर्थ क्या मिला? मकोड़ा। और एक पतंग होता है सूर्य। एक पतंग हो जाता है सूर्य। एक पतंग को हम सूर्य कहते हैं। और सूर्य जानते हैं अखिल ब्रह्मांड के ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं, जिनको हम पतंग जो है के रूप में जानते हैं। तो एक पतंग हो गए सूर्य, और एक पतंग हम जो है उसको कहते हैं गुड्डी। एक पतंग को गुड्डी, कुछ स्थानों पर पृथ्वी भी कहते हैं।